Hello everyone, I'm Justina Perez and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 3rd September 2025 and we are going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल हम देखेंगे it is with regard to the semiconductor mission. We're going to see a new semiconductor chip being unveiled. तो इसके बारे में जो important articles है, जो important data है, that I will be presenting forward. So firstly, Semicon India 2025 हुआ था recently, that happened on yesterday, and we have the Ministry of Science, यानी कि Ministry of Information and IT, okay, मेटी जिसको कहते हैं, ये है अश्विनी वैष्णव. इन्होंने प्रेजेंट किया मोदी जी को विक्रम 32-bit प्रोसेसर लॉन्च्ड व्हीकल ग्रेड चिप. ओके, सो ये हम देखते हैं किसने डिजाइन किया है. दिस वाज डिजाइन बाय द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड द सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो है चंडीगढ़ में. ओके, तो ये डिजाइन किसने किया है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है. Now what is this Vikram 32-bit processor? ये एक एडवांस्ड वर्जन है विक्रम 1601 का. विक्रम 1601 का जो अभी हम देखते थे लॉन्च व्हीकल्स में यूज होता था. So what is this? This is semiconductor chips that we are talking. Now for that आपको पता होना चाहिए कि semiconductor होता क्या है. Now semiconductor is a material that behaves both like a conductor जो पास करता है इलेक्ट्रिसिटी and दूसरी तरफ it also behaves like an insulator that does not allow to pass electricity. अभी ये possible कैसे है? It is possible by an activity called as doping. ये doping क्या होता है? Doping is when you add an impurity to the material. तो जैसे हम silicon, germanium, gallium arsenide. Okay, I'm going to just write this down. What are the examples? Silicon, gallium arsenide, gallium arsenide and arsenide का स्पेलिंग मैं लिख देती हूँ वापस से, arsenide, okay, and germanium. ओके, तो ये जो मटेरियल्स हैं दे आर सेमीकंडक्टर. तो इनमें अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करें देन दे कैन बिहेव एज अ सेमीकंडक्टर. सो बिकॉज ऑफ दिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इट इज यूज्ड इन वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स. जैसे कि अगर हम जैसे कंप्यूटर्स की बात करें, वी टॉक अबाउट इवन दी सैटेलाइट्स, ये सब जगह पे हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल करते हैं. तो रिसेंटली कौन सा चिप हमने इनॉग्रेट किया है? द विक्रम 32-bit प्रोसेसर लॉन्च व्हीकल ग्रेड चिप दैट विल बी यूज्ड इन इसरो के लॉन्च व्हीकल्स में. नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट वी आल्सो नीड टू नो? लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे मोदी जी ने अगेन इन दिस सेम आर्टिकल कंटिन्यूड में अगर हम देखें, सेमीकंडक्टर इंडिया में मोदी जी ने एक स्पीच दिया था. तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं. सो ही कॉल्ड दीज पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर चिप्स एज डिजिटल डायमंड्स. ओके, सो ही डिस्क्राइब देम एज डिजिटल डायमंड्स. और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट की ड्राइवर्स होते हैं. लाइक वी सॉ क्रूड ऑयल, जो 20th सेंचुरी में क्रूड ऑयल बिहेव करता था हाउ वैल्यूबल, वैसे ही दीज चिप्स आर बिहेविंग इन द 21st सेंचुरी. So this was told by Modi ji. He also talked about the semiconductor mission. तो ये क्या है semiconductor mission? तो ये 3.5 years ago इंडिया ने लॉन्च किया था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, द ISM. So this was launched in the year 2021 और यहाँ पे टोटल फाइनेंशियल आउटले है 76,000 crore rupees. So you can understand ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है. ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इनके रिलेटेड पैसेजेस में भी आ सकते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन? यहाँ पे हम एम कर रहे हैं टू बिल्ड सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम. हम यहाँ पे ही सेमीकंडक्टर फैसिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्रिएट करना चाहते हैं और हमने किए भी हैं. फॉर एग्जाम्पल सनद करके है, दिस इज इन गुजरात. Okay, so this was one of the semiconductor units that we've established. Apart from that, another in Gujarat is Dholera.
तो ये दो गुजरात में है where we have launched this particular semiconductor units. इनके अलावा we also have seen in मोरीगांव. मोरीगांव कहाँ पे है? मोरीगांव है आसाम में. Now recently अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास we saw कि गवर्नमेंट ने और कुछ प्रपोज भी किया है, जैसे कि उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश. यहाँ पे भी हम देखेंगे कि न्यू सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज विल बी एस्टैब्लिश्ड. तो कीप एन आई ऑन एनी सेमीकंडक्टर न्यूज दैट इज देयर. आप एक जगह पे उसको नोट डाउन कर सकते हैं. सो लेट अस कम बैक टू दिस इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन. कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है? दिस इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनके मिनिस्टर हमने अभी देखा था, दैट इज अश्वनी वैष्णव. नाउ हियर वी सी कि अगर किसी को यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जैसे टाटा वांट्स टू एस्टैब्लिश अ सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, अ यूनिट, तो वहां पे फास्टर अप्रूवल्स दिए जाएंगे थ्रू अ सिंगल विंडो चैनल कॉल्ड एज द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम. तो इजीली आप अप्रूवल्स ले सकते हो फ्रॉम फाइल टू फैक्ट्री, इसको कहा जाता है, जहां पे क्विकली इफ एनीबडी वांट्स, एनी प्राइवेट एंटिटी वांट्स टू एस्टैब्लिश अ सेमीकंडक्टर फैसिलिटी, ये क्विकली एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको परमिशंस या अप्रूवल्स मिल सकता है फ्रॉम द सेंटर एंड फ्रॉम द स्टेट. तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा विद रिगार्ड टू द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल हम देख रहे हैं COP30 के बारे में. सो रिसेंटली वी आर गोइंग टू सी COP30 विल बी देयर इन अ कपल ऑफ मंथ्स इन नवंबर. तो इनके जो प्रेसिडेंट हैं, ओके, यहाँ पे आप उनका फोटो देख सकते हैं. दिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ द COP30 एंड हु इज दिस पर्सन? इट इज आंद्रे कोरेया दुलागो. ठीक है, ये इनका नाम है. नाउ व्हाट इज COP30? हमको पता है कि UNFCCC करके कुछ है, विच इज द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. ये जो बॉडी है क्लाइमेट चेंज के लिए काम करती है, टू कॉम्बैट इट. और ये अपनी मीटिंग्स हर साल रखती है, जिसको हम इस मीटिंग्स को बोलते हैं COP. ठीक है, और ये COP का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. तो हर साल एक जगह इज डिसाइडेड फॉर दीज मीटिंग्स. सो इस साल जो COP है वो कहां पे होगा? दैट विल हैपन इन बेलम, ब्राजील. Now Belem, Brazil is also called as the gateway to the Amazon forest, the largest forest that are found on the planet. Amazon forest जो ब्राजील एंड सराउंडिंग रीजन्स में है. Now, coming to talk about COP30 में, why are we doing this article? Because ये कह रहे हैं कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो ये बोल रहा है कि we'll be talking about well-known solutions. We focus on well-known solutions. Okay, we will cleave towards negotiations rather than we won't talk about negotiations. Rather, we will talk about implementation of the agreements. तो यहाँ पे ये focus कर रहा है. It's not going to be having any big ticket announcements या कोई बड़ा कुछ announcement नहीं होने वाला है. Is what he is saying. Now, this particular COP is also going to be very important because जो major developed country है recently 2 बार निकल चुका है, दूसरी बार निकल चुका है, which is that country? Yes, it is USA. So USA is out of this particular conference of party और with regard to the Paris agreement से ये निकल के आया है और funding देता था. So now we are going to see that is going to be a problematic. This is a challenge that this particular COP was going to face. So we are going to see what will happen. But before that, ये article Paris agreement के बारे में भी बता रहा है. That is told to us. So let's quickly revise that as well. Paris agreement, that is COP21, 21st वाला जो मीटिंग था, ये वाला 30 है ना, तो 21st वाला जो है 2015 में हुआ in Paris, France, and a very important agreement was brought, and which is this agreement? This agreement ensures कि हम जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है, इसको लिमिट करेंगे टू 2 डिग्री सेल्सियस और एफर्ट्स लगाएगी कंट्री टू कैप इट, टू लिमिट इट टू 1.5. मतलब जो एक्सट्रीम लिमिट है 2 डिग्री से ज्यादा हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए और 1.5 विल बी द एफर्ट्स दैट द कंट्रीज विल टेक. और एफर्ट्स कैसे लगाएंगे कंट्रीज अपने अपने टारगेट्स देंगे दैट आर कॉल्ड एज NDCs, दैट इज नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस. तो जैसे हमने प्लेज किया है 500 गीगावाट renewable energy by 2030. Why don't you tell me all of those that I've already discussed with you, which are India's NDCs? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है. Now coming back to this, ये आर्टिकल भी कह रहा है कि रियलिटी चेक अभी क्या चल रहा है. The current commitments
ठीक है, दे आर प्रोजेक्टेड बॉर्निंग ऑफ ओवर 2.6 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना एक्सीड हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रीसेंट व्हाट इज हैपनिंग सो फार, ठीक है. सो दैट इज द लिमिट दैट वी हैव गॉट. नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेयर ऑल कंट्रीज यानी कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज ने अपने अपने टारगेट्स दिए. इंडिया ने भी अपना टारगेट दिया है जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल इज अ rather very ग्रिमिंग आर्टिकल, वेरी सैड आर्टिकल. व्हाई इज इट सो? बिकॉज WHO का कुछ डेटा आया है. सो वील अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेटा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. तो ये डेटा जो है इट इज कॉल्ड एज ग्लोबल मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड. ओके, तो ये इसके बारे में बता रहा है और ये कह रहा है कि 100 डेथ्स में एक डेथ सुसाइड का होता है. सो दिस इज द डेटा दैट वी गॉट फ्रॉम द WHO एंड इट इज इवन मोर वी कैन से astonishing to know कि 2021 में 7,27,000 people died by suicide, which is a very big number, right? So ये एक बहुत ही सैड डेटा जो हम देख रहे हैं. Now ये डेटा कहाँ पे दिया है? ये डेटा दिया है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे इस रिपोर्ट में एंड मेंटल हेल्थ एटलस 2024. अभी याद रखना जो मेंटल हेल्थ डे है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10th अक्टूबर को, ठीक है. नोट डाउन दिस इंफॉर्मेशन. नाउ वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? दैट इज ऑन 7th अप्रैल, ठीक है. तो हेल्थ डे है 7th अप्रैल, मेंटल हेल्थ डे इज 10th अक्टूबर. नाउ 7th अप्रैल की अगर हम बात करें, व्हाई 7th अप्रैल? बिकॉज इन 1948 हम देखते हैं WHO एस्टैब्लिश हुआ. WHO का हेडक्वार्टर्स है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है. इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN दैट टेक्स केयर अबाउट द हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो अगर पैंडेमिक है तो यू नो डिफरेंट सॉल्यूशंस देना, रिकमेंडेशंस देना, रिपोर्ट्स देना, ये सब WHO का काम है. नाउ looking at the common mental disorder, let's understand some key important facts. Anxiety and depressive disorders. Anxiety and depressive disorders की बात करें, then it is said कि 2/3 of all mental health conditions are mainly these two things, anxiety as well as depression. ये और एक कुछ डेटा भी देता है कि 13% में 13% ग्लोबल प्रेवलेंस है इन मेंटल डिसऑर्डर्स का. कितना? 13%. अर्लियर इट वाज अबाउट 0.9% कम, सो अबाउट यू कैन से 11% के आसपास हम देख सकते हैं, 11-12% के आसपास, बट ये बढ़ गया है इज व्हाट दे आर सेइंग. फर्दर हम देखते हैं यंग अडल्ट्स में सबसे ज्यादा ऐसा होता है, ओके, सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ये. मेल्स और फीमेल्स में अंतर क्या है? मेल्स में हम देखते हैं देयर इज मोर ADHD, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, व्हेयरएज फॉर फीमेल्स इट इज मोर एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स. तो ये सब हमको कहाँ पे रिपोर्ट मिल रहा है? ये जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं इसके अंदर वी गॉट दिस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. नाउ something that's important from exam point of view also, SDG targets, right? Sustainable Development Goals. तो ये कह रहा है कि suicide one thing is a leading cause of death among the young people. हमने देखा है 7 lakh plus deaths in 2021. So यहाँ पे there is a target that is also kept कि हमको reduce करना है suicide rates कितना? by 33%, by 1/3, ठीक है. 33% या 1/3 हमको रिड्यूस करना है by 2030. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नाउ कैन यू टेल मी SDG विद रिगार्ड टू हेल्थ? ओके, हेल्थ का SDG नंबर क्या है ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. Okay, you have to tell me in the comment section what is the goal for health in the 17 SDGs that we have. Now, current हम देखते हैं सिर्फ 12% होगा. If we are going by the way we are going, we'll only achieve 12% and our target is what? 33%. फर्दर अगर हमको ये गोल मीट करना है तो आर्टिकल ये भी कहता है कि what are the things that we should be doing? We should be ensuring sustained financing, पैसे डालने चाहिए, पंप इन करना चाहिए, लीडरशिप, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ब्रिंग अबाउट मोर स्कीम्स, ब्रिंग अबाउट मोर अवेयरनेस, ये सब WHO कह रहा है. Now, why do you think suicides happen?
Now that is a multifactorial issue, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, either your personal relation, family problems, temperament, ठीक है, या trauma हुआ है, you feel isolated, या you feel discriminated, ठीक है, services नहीं है, conditions नहीं है. So a lot of reasons are there for suicides that is being told to us by the WHO as well. तो ये पूरा आर्टिकल देखा हमने मेंटल हेल्थ के बारे में. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है राइट टू एजुकेशन के बारे में. Now, before we understand about right to education, some quick facts. Right to education originally was not in the constitution. This was added in the year 2002 and एक amendment के साथ ये add किया गया था, which is the 86th Amendment Act, 86th Constitution Amendment Act of 2002. ओके तो ये राइट टू एजुकेशन को हमने एक फंडामेंटल राइट बनाया अंडर विच आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 21A. तो इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली वी नेवर हैड राइट टू एजुकेशन, पर राइट टू एजुकेशन आया बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 21A. नाउ अंडर दिस आर्टिकल ये क्या कह रहा है? आर्टिकल में कह रहा है कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन 6 to 14 years. 6 से 14 साल के बच्चों के लिए गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड 6 to 14 years फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. नाउ अलग अलग प्रोविजंस को भी बताना होगा, राइट? ये तो बस एक फंडामेंटल राइट है, बट टू मेक दिस इनटू वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इन्होंने एक एक्ट भी लेके आए जहां पे विस्तार से अलग अलग प्रोविजंस बताए कि कैसे राइट टू एजुकेशन दिया जाएगा, कि इफ यू डोंट गेट व्हाट इज वायलेशन करेंगे तो क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, किसको एग्जेम्पशंस हैं. ऑल ऑफ दैट वाज ब्रॉट बाय एन एक्ट बाय द पार्लियामेंट. और ये एक्ट कब आया था? ये एक्ट आया था 2009 में. Okay, the name of this act is Right to Children to Free and Compulsory Education, which is commonly called as the RTE Act. Okay, इस एक्ट का पूरा नाम क्या है? Right of Children to Free and Compulsory Education Act. तो Right to Education Act भी कैसे है? 2009 का ही एक्ट है. Now let us see what are the provisions given in the RTE Act. ठीक है? So RTE Act, as I said, 2009. To give or to operationalize Article 21, which covers 6 to 14 years. इस एक्ट के दौरान क्या क्या मैंडेट किया गया है? पहले कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, एक पैसा भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है. सेकेंड थिंग, जो एडेड स्कूल्स है, यानी कि जो गवर्नमेंट पैसे देती है कुछ स्कूल्स को, दे शुड गिव सम सीट्स प्रोपोर्शनल टू द एड. कितना उनको एड मिलता है उतना उनको दूसरों बच्चों को भी लेके आना पड़ेगा, उतना फ्री सीट्स उनको रखना पड़ेगा, ठीक है. थर्ड, जो प्राइवेट अनएडेड है, मतलब प्राइवेट स्कूल नहीं है और उनको एड भी नहीं मिल रहा है, फिर भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि एटलीस्ट 25% एट एंट्री लेवल ओके आपको कुछ सीट्स रखनी पड़ेगी. तो यहाँ पे कोटा कितना रखा है? कोटा इज 25% ऑफ सीट्स आपको रखना है फॉर फ्री फॉर द डिसएडवांटेज चिल्ड्रन. और ये कौन से सेक्शन में लिखा था? सेक्शन 12 में, ठीक है. कौन से सेक्शन? आर्टिकल एक्ट के अंदर, आरटीई एक्ट के अंदर. इसमें बताया गया है ऑल्सो कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द टीचर्स. उनको कौन सा एग्जामिनेशन, जैसे कि वी हैव एन एग्जाम कॉल्ड एज टेट, ठीक है. तो टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, बच्चे और टीचर्स का जो रेशियो है, कितने बच्चों को एक टीचर पढ़ाना चाहिए, ये सब ये मैंडेट करता है. It also bans corporal punishment. What is corporal punishment? Corporal punishment is you cannot physically assault, touch, ऐसे कुछ आप नहीं कर सकते, ठीक है. जो फिजिकल आप पनिशमेंट नहीं दे सकते, so that is corporal punishment. तो ये बैन किया है, बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते. Further, कैपिटेशन फीस. कैपिटेशन फीस इज कोई और फी लाइक डोनेशन, ये सब नहीं कलेक्ट कर सकते हो. तो नो कैपिटेशन फीस ऑल्सो यू कैन कलेक्ट अंडर द आरटीई एक्ट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द इशू, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑल्सो ऑफ दिस. सो यहाँ पे अर्ली एक चैलेंज आया था, मेनली द प्राइवेट एंड द माइनॉरिटी स्कूल्स ये अपोज कर रहे थे
क्यों अपोज कर रहे थे? बिकॉज स्कूल्स का कहना था कि एजुकेशन इज एन ऑक्यूपेशन, राइट? तो ये जो है आप रिस्ट्रिक्शंस लगा के ये हमारा फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन को अफेक्ट कर रहे हो, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 19(1)(g). और माइनॉरिटी का स्कूल्स का भी कहना था कि हमको जो राइट टू माइनॉरिटीज गारंटी किया है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 30, इसको आप अफेक्ट कर रहे हो बिकॉज नाउ यू आर नॉट अलाउिंग अस टू फुल्ली टेक चार्ज ऑफ आवर ओन स्कूल्स, टू एडमिनिस्टर आवर स्कूल्स। ये सब आपने रिस्ट्रिक्शंस सब लगाए हैं। तो ये अपोजिशन किया था उन्होंने कि ये हमारे कुछ राइट्स वायलेट हो रहे हैं, कुछ स्कूल इंस्टीट्यूशंस ने किया था। तो 2012 में सुप्रीम कोर्ट का 3 जज बेंच रूलिंग आया और इसने कहा कि नहीं, राइट टू एजुकेशन जो है दिस इज अपहेल्ड, ओके, ये सही है। यहां पे बस एक बात कहा थी कि अनएडेड जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, ओके, इनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा। तो जिनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, ओके, उन माइनॉरिटी स्कूल्स को यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया जाएगा, सो दैट दे कैन and this is because that quota alters their character. Now कोटा बाकी सबको होगा, जो 25% और जो कोटा हमने देखा था, बी इट गवर्नमेंट, बी इट एडेड और बी इट अनएडेड नॉन माइनॉरिटी, इन सब में आप देखते हैं कि कोटा विल बी एप्लीकेबल एक्सेप्ट फॉर हुम, अनएडेड माइनॉरिटी, मतलब एडेड माइनॉरिटी स्कूल्स को भी कोटा होगा। Now that led to again petition by the aided minority schools as well, some by private schools as well. So Pramati judgment जो आया था, that is the 5 judge bench case. Okay, this was in 2014. Now what happened was there were many petitions that were given by many schools saying कि जो exemption आपने दिया है, right, ये किसके लिए है? That was only for unaided minority, है ना? तो ये कह रहे हैं कि ये जो एग्जेम्पशन है ये सभी माइनॉरिटी स्कूल्स को होना चाहिए, बी इट एडेड, बी इट अनएडेड, माइनॉरिटी एज अ होल शुड गेट एग्जेम्पशन। नाउ प्रमिति जजमेंट ने कहा ठीक है, रिजर्वेशन आर्टिकल 21A आप जो दे रहे हो ठीक है, वो वैलिड है, बट आप माइनॉरिटी स्कूल्स में फोर्स नहीं कर सकते, RT एक्ट यहाँ पे थोप नहीं सकते हो। सो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। Why it is saying कि why ये अपोज कर रहा है? ये अपोज कर रहा है बिकॉज आई टोल्ड यू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कितना परसेंटेज आपको कोटा रखना है? 25%। तो ये कह रहे हैं अगर माइनॉरिटी स्कूल में 25% हम दूसरे बच्चों को लेके आएंगे, देन इट इज गोइंग टू ऑल्टर आर द नीड ऑफ द माइनॉरिटी स्कूल्स। माइनॉरिटी स्कूल्स किसके लिए रखे? माइनॉरिटी सेक्शंस के लिए। सो दिस इज गोइंग टू चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ द माइनॉरिटी स्कूल्स, राइट? तो इसीलिए इन्होंने ये किया था। So large scale exemption for minority institutions is what the effect will be based on this. Now the fallout that we see here, that many schools are seeking out minority status because उनको RTE में exemption चाहिए। जैसे हमने देखा unaided minority को exemption है, तो बहुत सारे schools अभी जो private institutions हैं, right, they are taking the case, they are taking the status of unaided minority. तो इसका प्रॉब्लम क्या है? We will find that they will escape the 25% clause. So इसीलिए प्रमिति जजमेंट हम देखते हैं। Now, what is the criticism of having these exemptions? Because ये कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अभी will showcase themselves as unaided minority ताकि उनको exemption मिले from the RTE. Okay, so ये कुछ schools ऐसे होते हैं कि बहुत elite है, elite private schools. Okay, so they don't want this RTE 25%. Okay, and therefore they are terming themselves as unaided minority. तो ये एक चैलेंज जो हमने इस आर्टिकल में देखा है। So RTE is nothing but child centric, not institution centric, है ना? institutions में focus नहीं चाहिए, child to get education between 6 to 14 years, ये होना चाहिए the major motive। यहाँ पे एक्ट ये भी कहता है कि तुम अगर माइनॉरिटी की बात भी कर रहे हो, ये जो 25% कोटा है, इसमें क्यों ना तुम माइनॉरिटी डिसएडवांटेज को ही लो,
है ना, दैट इज ऑल्सो वे आउट. टेक द डिसएडवांटेज, बट माइनॉरिटी के हो सकता है. सो दैट इज नाउ वी आर गोइंग टू सी एक और जज बेंच बैठेगा. सो ऑलवेज यू नो द नेक्स्ट जज बेंच विल बी लार्जर नंबर एज कंपेयर टू दिस. तो नेक्स्ट जज बेंच कितना होगा, 7 जज बेंच केस. ये केस सुनेगा एंड देन इट विल अंडरस्टैंड दैट विल दे अप्लाई टू aided minority, will they not apply, we will see in the coming times. तो ये आर्टिकल हमने देखा था RTE के बारे में. सो we'll also see the latest development जो 2025 का है. ये एक और एक केस है. दिस इज अ डिफरेंट केस. ओके, द केस नेम इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेट, दैट्स टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट. इसमें इन्होंने बोला है कि ब्लैंकेट एग्जेम्पशन नहीं होना चाहिए. ओके, दैट इज बोथ टू एडेड एंड अनएडेड नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये यूनिवर्सल एजुकेशन इंक्लूसिविटी को अफेक्ट करता है. फर्दर स्टैंडर्ड्स लाइक व्हेन यू हैव टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर एसेंशियल, है ना. तो ये कुछ अफेक्ट नहीं करता माइनॉरिटी है कि नहीं है. दिस इज एसेंशियल, दिस इज प्यूपल टू चाइल्ड रेशियो, ये होना चाहिए. सो दीज क्लॉजेस यू कांट एस्केप इज व्हाट दिस पर्टिकुलर केस इज सेइंग, एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेट. फर्दर ये जो टेट है ये सभी टीचर्स को अप्लाई करता है. डज नॉट मैटर कि तुम माइनॉरिटी स्कूल में पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो. सो ऑल ऑफ दिस वाज गिवन बाय द बेंच दीपांकर दत्ता एंड मनमोहन. ऑफ कोर्स यू डोंट नीड टू नो दीज नेम्स, बट ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है विद रिगार्ड टू द RTE एक्ट. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है, हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर दैट इज लॉरेंस वोंग, ये आए हैं इंडिया yesterday. तो इनके बारे में we'll understand what are the important key facts that we should know. So here we see India Singapore are celebrating their 60th year of diplomatic relations, where we first came together to decide कि हाँ हम हमारे relations strengthen करते हैं. Now this is a very important, significant, we can say movement. Why so? Because it's on the backdrop जहाँ पे हमको tariffs मिल रहे हैं. India on the other hand is extending its hand, extending its relations with other countries. तो ट्रम्प के टैरिफ्स तो है ही, पर इससे हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे कंट्रीज को यहाँ पे के साथ हम रिलेशंस बढ़ा रहे हैं. सो दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट. नाउ वी विल सी व्हाट इज इट डूइंग. इट इज क्रिएटिंग रॉबस्ट रिलेशंस. तो मोदी जी एंड वोंग दे विल नाउ ऑल्सो इनॉग्रेट फेज 2 ऑफ द PSA जो है भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल. तो विद रिगार्ड टू shipping activities हम देख रहे हैं कि ऑफ रिसेंटली वी हैव डन अ लॉट विद रिगार्ड टू द शिपिंग इंडस्ट्री, मैरीटाइम ट्रेड. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक दूसरा टर्मिनल हम यहाँ पे इनॉग्रेट करने वाले हैं. फर्दर वी सॉ दैट लास्ट ईयर मोदी जी ऑल्सो विजिटेड सिंगापुर एंड दोनों अपनी रिलेशंस को एलिवेट कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. नाउ इस पार्टनरशिप हम देख रहे हैं कि वी हैव ऑल्सो साइंड समथिंग कॉल्ड एज अ इंडिया सिंगापुर मिनिस्टीरियल राउंड टेबल. तो ये 3rd राउंड टेबल में जो हुआ था अगस्त 13 को, हमने कौन से पिलर्स को पे कॉम्परेशन करना डिसाइड किया है. फर्स्टली एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग. ओके, तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी हम देखने वाले हैं. connectivity, digitization, healthcare, medicine, skill development and sustainability. So these are the 6 pillars that India and Singapore will be cooperating. Further, some important facts from the exam point of view. Singapore के president कौन है? Now he also had come in January 2025. That was Tharman Shanmugaratnam. ठीक है, तो ये है प्रेसिडेंट और इनके प्राइम मिनिस्टर एज आई ऑलरेडी सेड इज लॉरेंस वोंग. यू नीड टू नो स्पेसिफिकली जो भी रिसेंट रिलेशंस हैं या रिसेंट विजिट्स मोदी जी करते हैं दूसरे कंट्री या दूसरे कंट्री के लोग यहाँ पे आते हैं, तो आपको उनका प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर यू शुड नो दैट. ठीक है, सो प्लीज नोट दिस डाउन एज वेल. प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है युद्ध अभ्यास के बारे में. नाउ व्हाट इज युद्ध अभ्यास? युद्ध अभ्यास इज वेयर 2 कंट्रीज यानी इंडिया एंड US, ओके, इंडिया और US joint military exercise है. So they can ask you. Now apart from युद्ध अभ्यास we have also some more exercises. There's also वज्र प्रहार. ठीक है, तो वज्र प्रहार इज वन एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास इज अनदर एक्सरसाइज. तो ये 2 एक्सरसाइजेस इंडिया US से रिलेटेड है. सो नाउ युद्ध अभ्यास की बात करें क्विकली, लेट्स अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. दिस इज द 21st एडिशन ऑफ द एनुअल इंडो US
मिलिट्री एक्सरसाइज। यहाँ पे इंडिया से कौन सी रेजिमेंट पार्टिसिपेट करेगी इस एक्सरसाइज में? इट इज द मद्रास रेजिमेंट, क्लियर? एंड यूएस आर्मी की 1st बटालियन 5th इन्फेंट्री, ठीक है, बॉबकैट्स इसको कहते हैं, दे विल बी पार्टिसिपेटिंग। वेयर इज दिस समिट गोइंग टू, वेयर दिस एक्सरसाइज इज गोइंग टू हैपन? इट्स गोइंग टू हैपन इन Fort Wainwright, which is in Alaska, from the September 1st to September 14th, ठीक है? So इससे हम अपने strategic and defense ties बढ़ाएंगे। Despite economic level पे हमारा इतना कुछ खास नहीं है, but defense sector में हम देख रहे हैं कि we are improving our ties. Now let's understand some more aspects. India-US defense cooperation, it's not a recent phenomena. We've been doing that since the 2013. तो पहले आपने एक joint declaration sign किया था defense cooperation के again, and then we also saw we had a framework that we established for India-US defense relationship. 15 के बाद हमने बहुत सारे अग्रीमेंट्स साइन की, कॉल्ड बेका, कॉमकासा, लेमोआ, सोसा। नाउ व्हाट आर दीज? लेट्स क्विकली हैव अ लुक बिकॉज दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। इंडिया यूएस रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, तो हम क्विकली इसको जान लेते हैं। द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज लेमोआ। लेमोआ का फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। ये साइन किया था 2016 के में। एंड व्हाट इज द मेजर एम? आपको नाम से पता चलेगा, यहाँ पे हम एक लॉजिस्टिक पैक्ट है जहां पे हम अलाउ कर रहे हैं एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करना। सो अलाउिंग द यूज ऑफ ईच अदर्स मिलिट्री बेसिस। किसके लिए? रिफ्यूल करना है, अगर रिपेयर करना है, अगर सब अगर कुछ शॉर्टेज है, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस यूज कर सकते हो। द सेकेंड पैक्ट दैट वी सॉ केम इन 2018. दिस वाज कॉल्ड एज कॉमकासा। कॉमकासा का फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट। अंडर दिस अग्रीमेंट हम सिक्योर कम्युनिकेशंस में एक दूसरे को मदद करेंगे, मिलिट्रीज एक्सचेंज करेंगे। सो दिस विल, अगर कुछ एनक्रिप्टेड सिस्टम्स हैं, शेयर करना अगर डेटा है, तो वो हम करेंगे अंडर द कॉमकासा। द थर्ड वन इज द बेका। बेका आया था 2020 में, and that was for basic exchange and cooperation agreement. Now in this again जो geospatial intelligence systems हैं, इसको हम शेयर करेंगे। जैसे कि geospatial का मतलब है satellite information, तो we will have access to US satellite and mapping data for precision strikes। तो अगर हमको कि कोई terror base को strike करना है, then we can be able to use US के satellite data intelligence sharing pact के अंदर ये हमने allow किया। So that's called BECA। चौथा वाला है सोसा, विच इज सिक्योरिटी एंड सप्लाईज अग्रीमेंट। दिस केम इन 2023। इसके अंदर वी विल बी इंश्योरिंग रिलायबल डिफेंस सप्लाई चेन्स। सो कुछ डेवलपमेंट करना है, डिफेंस सेक्टर हमको डेवलप करना है, तो हम एक दूसरे में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, स्पेशली अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन हो। सो यहाँ पे प्रायोरिटी डिलीवरी, अगर कोई वॉर चल रहा है इंडिया में एंड वी रिक्वायर सम सप्लाईज, देन अंडर द सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई वी कैन इंश्योर आवर सप्लाई चेन इज देयर, इज सिक्योर्ड विद द हेल्प ऑफ यूएसए। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड द अग्रीमेंट ऑन लाइसेंस ऑफिसर्स 2023. So this is the latest one, which is for posting of Indian and US officers in each other's defense establishments for coordination. तो एक दूसरे में हम कुछ defense officers भी लगाएंगे ताकि easily coordination और सब हो. So these are all the agreements which you have to remember for the exam between India and the US. Let's now proceed to the last article of the day. Last article is with regard to another exercise, and now this is between India and Thailand. और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? दिस एक्सरसाइज का नाम है मैत्री। ओके, so this is the 14th exercise that we are seeing, and where is this located? This is going to take place in Umroi, which is in Meghalaya. ठीक है, नाम क्या जगह का? उमरोई।
So this is a joint training note. यहाँ पे ये 14th मीटिंग होगा. Again, this is going to take place between September 1st to 14th, same like युद्ध अभ्यास. And what exactly are we going to do between the two countries? यहाँ पे हम military to military exchange program करेंगे. Interoperability, mutual understanding, सब terrain, urban terrain, जैसे terrorism के खिलाफ ये सब हम करेंगे. And यहाँ पे भी मद्रास रेजिमेंट पार्टिसिपेट करेगी. So this is all with regard to today's daily news analysis. बहुत सारे interesting articles हमने देखे हैं. I hope you have understood. If you have any doubts, use the chat box to answer and ask me questions. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.